नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय के बारे में गत कक्षा में चर्चा की थी, जिसमें उनके जन्म को लेकर, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उनका जो योगदान था और किस तरह लाल, बाल और पाल के रूप में ये लोग प्रसिद्ध हुए थे, इन सब चीज़ों की अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा तिलक ने इंग्लिश में, मराठा दर्पण में, मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र भी शुरू किए थे। जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। आज की क्लास में हम आगे और शुरू करेंगे कि तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में उनका क्या मानना था। सबसे पहले हम उनके राजनीतिक विचारों में हम लेंगे कि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक धारणा की बात कही थी। तिलक के व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रणों को व्यक्ति के लिए वो अनैतिक मानते थे। स्वतंत्रता की उनकी धारणा उनकी आध्यात्मिक आस्था से ही निर्धारित हुई थी। भारतीय अद्वैतवाद में उनकी गहरी आस्था होने के कारण तिलक सभी मनुष्यों को निरपवाद परमात्मा का अंश स्वीकार करते थे। इस प्रकार उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान ही आपत्तिजनक और अपवित्र था। राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति भी तिलक का जो आग्रह था वो भारतीय दर्शन और पश्चिमी उदारवादी आग्रहों के विलक्षण समन्वय का उदाहरण था। उन्होंने राष्ट्र की जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दी गई परिभाषा को भी स्वीकार किया। उन्होंने 1919 में विल्सन द्वारा घोषित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भी समर्थन किया। उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को भारत के संबंध में क्रियान्वित किया जाने का आग्रह भी किया। तो इस तरह उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। दूसरे उनके राजनीतिक विचारों में हम देखेंगे कि राज्य के प्रयोजन के संबंध में उपयोगितावादी जो तर्क थे उनका तिलक ने विरोध किया था। बेंथम का उपयोगवादी तर्क अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तिलक को मान्य नहीं था। राज्य की गतिविधियों के संबंध में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आग्रह भी तिलक को स्वीकार नहीं था। तिलक ने राज्य की गतिविधियों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन गतिविधियों में लाभान्वित होने वाले जन समुदाय की संख्या में गणितीय तर्क को बिल्कुल अस्वीकार किया। कल्याण के इस संख्यात्मक सूत्र पर तिलक ने जो आक्षेप किए वे राज्य के प्रयोजन के विषय में उनके नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में किसी बात के औचित्य के स्पष्टीकरण के लिए संख्या का आधार मानने का सर्वथा निषेध किया। इस संबंध में उनके तर्कों का सार कई रूपों में उन्होंने समय समय के ऊपर प्रस्तुत किया। अगली जो उनकी बात करेंगे हम राजनीतिक विचारों में वो है स्वराज्य की धारणा, जो कि उनके विचारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तिलक के मत में विदेशी शासन स्वराज्य की अनुभूति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। तिलक के अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ था कि व्यक्ति को सब धर्म के पालन की स्वतंत्रता हो। वह एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ धर्म राज्य की स्थापना को मानते थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के आदर्शों से अभिभूत होकर धर्म राज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते थे जो धर्म पर आधारित हो और धर्म की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में हो। किंतु धर्म तिलक के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन का पर्यायवाची नहीं था। धर्म की व्यापक परिधि में वे शासन के मूल प्रयोजनों, शासकीय मर्यादाओं और जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति उनके समर्पण के भाव को अनिवार्य रूप से वो सम्मिलित करते थे। इस प्रकार तिलक के लिए धर्म राज्य एक ऐसी धारणा थी जिसमें शासक और शासित दोनों संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर व्यापक नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हों। तिलक के अनुसार ऐसा शासन अनिवार्य रूप से जनता के स्वाभिमान की रक्षा और उसके व्यापक हितों की पूर्ति के लिए समर्पित होगा। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि विदेशी शासन की अधीनता धर्म राज्य की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि विदेशी शासन की अधीनता का विचार मात्र इतना अनैतिक था कि उनके रहते जनता अपने नैतिक और भौतिक जो कल्याण है वो नहीं कर सकती थी।
तो इस प्रकार उनके लिए स्वराज्य की जो धारणा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तिलक का स्वराज्य किसी विदेशी या स्वदेशी शासक के हाथों में शक्तियों के अमर्यादित केंद्रीकरण को नहीं, अपितु शासन के पूर्णतः जनता के प्रति समर्पण और शासन के कार्यों पर जनता के निर्णायक नियंत्रण का जो भाव है उसको समाहित करता था। उनके स्वराज्यकार मर्म राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण के अंदर निहित था। तिलक का मत था कि राष्ट्र की जो प्रगति है और समाज के निर्माण में लक्ष्य स्वराज्य के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक स्वराज्य अर्जित नहीं किया जाता तब तक भारत में न कोई समाज सुधार क्रियान्वित हो सकेंगे और न ही औद्योगिक प्रगति की जा सकेगी। औद्योगिक प्रगति की बात हो या समाज सुधार की बात हो, ये सभी चीज़ें यदि यहाँ पे स्वराज्य की स्थापना होगी तभी ही ये संभव है। वे इस अपेक्षा को अत्यंत अव्यवहारिक मानते थे कि आर्थिक विषयों में नीति निर्धारण का अधिकार तो विदेशी सत्ताधारियों के पास रहे और औद्योगिक और वित्तीय नीतियों का निर्धारण भारतीय जनता के हितों को दृष्टि में रखकर वो करें। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि विदेशी सरकार आर्थिक प्रणाली को एक ऐसे स्वरूप दिशा प्रदान करेगी जो भारतीय जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, अपितु विदेशी शासन के स्वार्थों की पूर्ति के ऊपर आधारित है। थैंक यू स्टूडेंट्स।